जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, पूरे देश को साफ हवा का हक है। दिल्ली एनसीआर ही क्यों, देश भर में फटाके बैन होने चाहिए। दिल्ली की पॉलिसी नहीं बना सकते। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में फटाकों को बैन करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि अगर दिल्ली एनसीआर के शहरों को साफ हवा का हक है तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर CJI गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर फटाकों पर प्रतिबंध लगाना ही है तो पूरे देश में बैन करना चाहिए। साफ हवा का अधिकार दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं रह सकता, बल्कि पूरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्पाइस जेट फ्लाइट का टायर टेक ऑफ के दौरान रनवे पर गिरा। पायलट ने उड़ान जारी रखी, मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई। सभी 75 यात्री सुरक्षित। जी हां दोस्तों, गुजरात के कांडला से मुंबई आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में बड़ा हादसा टल गया। शुक्रवार को कांडला एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान बॉम्बार्डियर Q400 प्लेन का एक टायर रनवे पर गिर गया। इसके बावजूद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए उड़ान जारी रखी। मुंबई एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग से पहले फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। हालांकि विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की और खुद टर्मिनल तक पहुंचा। सभी 75 यात्रियों को भी सुरक्षित उतार लिया गया। उधर दोस्तों, एयरलाइन ने घटना की पुष्टि की है। घटना की जांच शुरू कर दी गई है और तकनीकी कारणों का पता लगाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। CP राधाकृष्णन भारत के 15वें राष्ट्रपति बने। सितंबर 2030 तक होगा कार्यकाल। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद दिखे जगदीप धनखड़। जी हां दोस्तों, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक का होगा। इस दौरान दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी समारोह में पहुंचे। इस्तीफा देने के लगभग 53 दिन के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। धनखड़ ने 21 जुलाई को हेल्थ इशू के कारण इस्तीफा दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने पत्नी संग रामलला के दर्शन किए। CM योगी भी रहे साथ। सुबह काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी की थी पूजा। जी हां दोस्तों, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने पत्नी के साथ शुक्रवार दोपहर अयोध्या में शिरकत की। एयरपोर्ट पर CM योगी ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी पत्नी और डेलीगेट्स के साथ राम मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने 25 मिनट तक रामलला के दर्शन पूजन किए। करीब 45 मिनट तक अयोध्या में रहे। इसके बाद वे देहरादून के लिए रवाना हो गए। वहीं सुबह करीब 9:45 बजे काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल का 72 घंटे में 6 मुस्लिम देशों पर हमला, 200 की मौत, 1000 घायल। नेतन्याहू बोले, अमेरिका ने किया वही कर रहे। जी हां दोस्तों, इजराइल ने पिछले 72 घंटों में 6 देशों पर हमला कर दिया। इसमें गाजा, फिलिस्तीन समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और टूनेशिया शामिल है। इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा घायल हुए हैं। ये हमले सोमवार से बुधवार के बीच में किए गए। इजराइल का कहना है कि वो इन देशों में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नाराजगी जताई है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के अधिकारियों पर किए गए हमले का बचाव किया। उन्होंने इस हमले की तुलना 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका की कार्रवाई से की। उन्होंने कहा कि इजराइल ने भी वही किया जो अमेरिका ने उस वक्त किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी झूठी निकली। ईमेल में दोपहर बाद ब्लास्ट की बात कही थी। बिहार में भी धमाके को लेकर अलर्ट मिला। दरअसल दोस्तों, दिल्ली और मुंबई हाईकोर्ट को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पहले दिल्ली हाईकोर्ट को भेजे ईमेल में कोर्ट रूम में 3 बम रखे होने की जानकारी दी गई। इसमें दोपहर 2 बजे तक कोर्ट कैंपस खाली करने को कहा गया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट को खाली कराया। बम स्क्वाड ने तलाशी ली, लेकिन बम की धमकी झूठी निकली। इसी बीच बम की धमकी वाला मेल बॉम्बे हाईकोर्ट को भी मिल गया। इसके बाद कोर्ट खाली करा लिया गया। यहाँ जांच में कुछ नहीं मिला। दोनों जगह करीब 2 घंटे तलाशी ली गई। दिल्ली मुंबई के अलावा बिहार में भी आज बम ब्लास्ट की धमकी दी गई थी। यहां 11 सितंबर को बम की धमकी का मेल भेजा गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत को सुप्रीम कोर्ट का राहत देने से इनकार। कहा, आपने ट्वीट में मसाला डाला। महिला किसान को 100 रुपए में धरना देने वाली बताया था। जी हां दोस्तों, हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान की गई अपनी टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि केस रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कंगना की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि आपके ट्वीट को केवल रीट्वीट नहीं कहा जा सकता, आपने उसमें मसाला
साला जोड़ा है। इसका क्या मतलब है, इसकी एक्सप्लेनेशन ट्रायल कोर्ट ही करेगा, यह सफाई आप वहीं दीजिएगा। दरअसल दोस्तों यह मामला 2021 का है, जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस दौरान कंगना ने भटिंडा के गांव बहादुरगुड़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर को 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल में भारतीय पत्रकारों के साथ मारपीट, गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाकर थप्पड़ मारा। राष्ट्रपति भवन के बाहर जेनजी के दो गुट आपस में भिड़े। जी हां दोस्तों, नेपाल में रिपोर्टिंग कर रहे भारतीय पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई है। दो भारतीय पत्रकारों के साथ शुक्रवार को बदसलूकी की गई। एक प्रदर्शनकारी ने रिपब्लिक न्यूज चैनल के पत्रकार राघवेंद्र पांड्या को रिपोर्टिंग करते वक्त थप्पड़ मार दिया। वहीं न्यूज एजेंसी IANS के कैमरा पर्सन मान पंकज के साथ भी बदसलूकी की गई। इससे पहले भी इस आंदोलन के दौरान भारतीय पत्रकारों के साथ बदतमीजी की घटनाएं सामने आई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांके बिहारी का 54 साल बाद खुलेगा खजाना, भगवान के सिंहासन के ठीक नीचे है। 1971 में आखिरी बार खुला था। जी हां दोस्तों, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर का खजाना लगभग 54 साल के बाद खोला जाएगा। यह खजाना मंदिर का गर्भगृह में भगवान के सिंहासन के ठीक नीचे बना है। आखिरी बार इसे 1971 में खोला गया था। तब खजाने से बेशकीमती आभूषण बैंक में जमा किए गए थे। खजाने में पन्ना का मोरनी हार, सहस्त्र फनी, रजत शेषनाग व स्वर्ण कलश में नवरत्न रखे हुए हैं। गुरुवार को मंदिर की एक बैठक में यह फैसला किया गया। दोस्तों इसमें हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने खजाना खोलने के लिए सहमति बनाई है। इसमें मंदिर प्रबंधन के अलावा सिविल जज, ऑडिटर और पुलिस अफसर शामिल होंगे। खजाना खोलने की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस का AI वीडियो दिखाया, प्रधानमंत्री के सपने में उनकी मां आई, बोली राजनीति के लिए कितना गिरोगे। गिरिराज ने कहा राहुल गिर चुके हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली देने पर मचे बवाल के बाद बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल दोस्तों 36 सेकंड के AI जनरेटेड वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी से मिलते शख्स और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला को दिखाया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, साहब के सपने में आई मां, देखिए रोचक संवाद। गुरुवार रात शेयर हुए इस वीडियो में दिखाया गया कि प्रधानमंत्री के सपने में उनकी मां आकर कह रही है कि राजनीति के लिए आप कितना और गिरोगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी का हत्यारा हुआ गिरफ्तार, राष्ट्रपति ने खुद दी जानकारी, बोले मौत की सजा देंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि रूढ़िवादी एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की हत्या के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। बुधवार को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम के दौरान कर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावर को पकड़ने के लिए देशव्यापी सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद अब संदिग्ध हमलावर हिरासत में है। इसी के साथ ही हमलावर को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी समाप्त हो गया। इसके बाद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि वो हमारे हाथ लग गया है। उन्होंने आगे कहा कि संदिग्ध को जानने वाले एक व्यक्ति ने उसे पकड़वाया है। इसी के साथ ही ट्रंप ने अपने कट्टर समर्थक की हत्या को एक बार फिर जघन्य करार दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रक्षा सचिव बोले ऑपरेशन सिंदूर सेना के लिए रियलिटी चेक बना, हमें अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है, देश को आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी है। जी हां दोस्तों, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सशस्त्र बलों के लिए एक रियलिटी चेक साबित हुआ। इससे पता चला कि हमें भविष्य के लिए कई क्षेत्रों में अपनी ताकत को और मजबूत करने की जरूरत है। सिंह पुणे में हुए सदर्न कमांड डिफेंस टेक सेमिनार में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से पता चला कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एंटी ड्रोन सिस्टम, लो लेवल रडार और बिना GPS वाले मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स की कमी है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी है। रक्षा मंत्रालय तुरंत जरूरी उपकरण खरीद रहा है। वहीं लंबे समय के लिए DRDO और निजी कंपनियों के साथ मिलकर स्वदेशी तकनीक पर काम किया जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में फोटोग्राफी और रील बनाने पर लगा बैन, सर्कुलर में निर्देश, मीडिया कर्मी नियम तोड़ेंगे तो 1 महीने एंट्री नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किए गए मुख्य परिसर में फोटोग्राफी, सोशल मीडिया, रील बनाने और वीडियोग्राफी करने पर बैन लगा दिया। 10 सितंबर को जारी सर्कुलर में कोर्ट ने मीडिया कर्मियों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। इस सर्कुलर के अनुसार कम सुरक्षा वाले लोन एरिया में ही इंटरव्यू और लाइव टेलीकास्ट कर सकेंगे। अगर मीडिया कर्मी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी एरिया में उनकी एंट्री 1 महीने के लिए बैन की जा सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल के प्रधानमंत्री का नया दफ्तर हुआ तैयार, जेनजी ने फूंक दिया था सिंह दरबार, अब पार्टियां संसद भंग न करने पर अड़ी। जी हां दोस्तों, नेपाल में राष्ट्रव्यापी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब एक नई अंतरिम सरकार नेपाल की बागडोर संभालने जा रही है। इसी बीच नए प्रधानमंत्री के दफ्तर का पता भी बदल जाएगा, क्योंकि जेनजी ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान नेपाल के ऐतिहासिक
ऐतिहासिक और राजनीतिक गौरव कहे जाने वाले सिंह दरबार को भी आग के हवाले कर दिया था। अब नए प्रधानमंत्री के लिए बागीखाना में स्थित गृह मंत्रालय के निर्माणाधीन भवन में अस्थायी दफ्तर तैयार किया जाएगा। यह भवन महानगरीय ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के प्रवेश द्वार के पास है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एसएससी सीजीएल टीयर 1 गुरुग्राम के सेंटर पर हुआ कैंसिल। दिल्ली, कोलकाता, जम्मू में भी रद्द होने का दावा। एग्जाम में गड़बड़ियों के वीडियो हुए वायरल। जी हाँ दोस्तों, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल यानी कि सीजीएल परीक्षा का टीयर 1 12 सितंबर से शुरू हो गया। पहले ही दिन सर्वर की गड़बड़ियों के चलते गुरुग्राम के एक सेंटर पर परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा कई एग्जाम सेंटर्स के बाहर स्टूडेंट्स की नारेबाजी के वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में स्टूडेंट सेंटर के बाहर ही इन्विजिलेटर से बहस करते और एसएससी हाय हाय के नारे लगाते दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों एक वायरल वीडियो में दावा किया गया कि सर्वर में गड़बड़ी की वजह से गुरुग्राम के एमएम पब्लिक स्कूल सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई। स्कूल से बात करने पर एग्जाम सेंटर इन्विजिलेटर ने दैनिक भास्कर को बताया कि एग्जाम कैंसिल होने का नोटिस सेंटर को मिल गया है। हालांकि स्टूडेंट के लिए कोई ऑफिशियल नोटिस अभी सामने नहीं आया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री भगवत मान बोले, प्रभावितों को दिवाली से पहले मिलेगा मुआवजा। दरअसल दोस्तों पंजाब में इस साल आई बाढ़ प्रदेश के लिए विनाशकारी साबित हुई। शुक्रवार शाम तक प्रदेश के 23 जिलों में 12 जिलों की स्थिति अभी भी अत्यंत गंभीर है। 2000 में से 1400 गाँवों में अभी भी पानी भरा हुआ है। 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों लापता है। कई गाँवों का मुख्य शहरों से संपर्क टूटा हुआ है। राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्होंने सभी उपायुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों पर उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा कि हम बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। 1 महीने के भीतर मुआवजे देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उम्मीद है कि पूरा काम दिवाली तक पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 355 अंक चढ़कर 81,904 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 108 अंक चढ़ा, ये 25,114 के स्तर पर पहुंचा। मेटल और फार्मा शेयर्स चढ़े। जी हाँ दोस्तों, सेंसेक्स में आज तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स लगभग 350 अंक चढ़कर 81,904 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीब 108 अंकों की तेजी रही। आज दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी एंटरप्राइजेस, श्रीराम फाइनेंस और एनटीपीसी रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में बजाज ऑटो, इन्फोसिस और आइसर मोटर्स रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना 1.10 लाख रुपए के ऑल टाइम हाई पर। चांदी आज 3,509 रुपए बढ़कर 1.28 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के दाम आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार चांदी 3,500 रुपए बढ़कर 1,28,008 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। एक दिन पहले चांदी की कीमत 1,24,499 रुपए थी। वहीं दोस्तों कारोबार के दौरान सोने की कीमत 744 रुपए बढ़कर 1,09,841 रुपए हो गई है। दोस्तों आपको बता दें इस साल अब तक सोने की कीमत 33,546 रुपए बढ़ चुकी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम सोना 76,162 रुपए का था, जो कि अब 1,09,708 रुपए का हो गया है। वहीं दोस्तों चांदी का भाव इस दौरान 41,991 रुपए बढ़ गया। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो अब बढ़कर 1,28,008 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 2.07% पर पहुंची। खाने पीने का सामान महंगा होने का असर जुलाई में 1.61% रही थी। जी हाँ दोस्तों, अगस्त में रिटेल महंगाई दर जुलाई के 1.61% से थोड़ा बढ़कर 2.7% पर पहुंच गई है। इसकी वजह खाने पीने की कुछ वस्तुओं की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी है। हालांकि दोस्तों रिटेल महंगाई के आधिकारिक आंकड़े सरकार ने आज जारी किए। इसमें रिजर्व बैंक का लक्ष्य महंगाई को 4% से ±2% की समीक्षा में रखने का है। महंगाई के बास्केट में लगभग 50% योगदान खाने पीने की चीजों का होता है। इनकी महीने दर महीने की महंगाई -1.76% से बढ़कर -0.69% हो गई है। वहीं दोस्तों अगस्त महीने में ग्रामीण महंगाई दर 1.18% से बढ़कर 1.69% हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रूसी आर्मी का डरावना सच, भर्ती के लिए नेटवर्क सक्रिय। हरियाणवी युवक बोला 10 दिन की ट्रेनिंग फिर मरने को यूक्रेन युद्ध में छोड़ रहे। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से जंग जारी है। रूसी सेना पर वहां आए भारतीयों को लालच देकर सेना में भर्ती कराने और जंग में धकेलने के आरोप लग रहे हैं। वहां फंसे युवाओं ने बताया कि रशियन आर्मी को मैन पावर उपलब्ध कराने वाला बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। यह नेटवर्क सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों के युवाओं को भी पैसे का लालच देकर फंसाता है। ये वो युवा हैं जो स्टडी वीजा या फिर नौकरी की तलाश में रूस जाते हैं। उन्हें रशियन आर्मी में भर्ती कर 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर यूक्रेन के साथ युद्ध में भेज दिया जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे से 2 दिन पहले हुई हिंसा, उपद्रवियों ने पोस्टर बैनर फाड़े, आग लगाई। 13 सितंबर को मोदी चूड़ाचांदपुर इम्फाल जाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे से 2 दिन पहले राज्य में फिर हिंसा भड़की। गुरुवार देर रात चूड़ाचांदपुर में उपद्रवियों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर बैनर फाड़ दिए, बैरिकेडिंग गिरा दी और उनमें आग लगा दी। यह घटना पिसोनमुन गांव में हुई, जो चूड़ाचांदपुर पुलिस स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस ने उपद्रवियों को भगाया, लाठीचार्ज भी किया। हालांकि कितने घायल हुए इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना खरीद लो, दिवाली तक 2 लाख रुपए तोला हो जाएगा, अखिलेश यादव ने कर दी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को बड़ा बयान देते हुए कह डाला कि सोना खरीद लो क्योंकि दिवाली तक इसकी कीमत 2 लाख रुपए हो जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने अर्थव्यवस्था और सरकार की नीतियों पर यह टिप्पणी की। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि सुनने में आया है कि कोई सोना बहुत इकट्ठा कर रहा है। आज लखनऊ में सपा पार्टी कार्यालय में सिख समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सिख समाज ने भारत को नई पहचान दिलाई और कई सीटें जिताने का काम किया है। आज मैं पगड़ी पहनाने वाले युवा साथी को भी धन्यवाद देता हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इन्फोसिस 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक लाएगी। 1800 रुपए के भाव में 10 करोड़ शेयर वापस खरीदेगी कंपनी, बोर्ड मीटिंग में हुआ फैसला। जी हां दोस्तों, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस जल्द ही 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक यानी कि शेयरों को वापस खरीदना शुरू करेगी। बोर्ड की 11 सितंबर की बैठक में कंपनी ने यह फैसला लिया। यह इन्फोसिस के इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक होगा। दरअसल दोस्तों, कंपनी 1800 रुपए प्रति शेयर के भाव से करीब 10 करोड़ शेयर खरीदेगी। ये इन्फोसिस के कुल शेयर कैपिटल का 2.4% हिस्सा कवर करेगा। दरअसल दोस्तों, 2022 के बाद से यह कंपनी का पहला और 1993 में लिस्टिंग के बाद से 5वां शेयर बायबैक है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एमएनएस ने कपिल शर्मा को दे दी चेतावनी। राज ठाकरे की पार्टी के नेता बोले, शो में अगर मुंबई को बॉम्बे कहा तो बड़ा आंदोलन होगा। जी हां दोस्तों, राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने कपिल शर्मा के शो में द ग्रेट इंडियन कपिल में मुंबई को बॉम्बे या बम्बई कहने पर आपत्ति जताई। पार्टी ने साफ कहा कि शहर के पुराने नाम का इस्तेमाल करना मुंबई और यहाँ के लोगों का अपमान है। एमएनएस नेता अभय खोपकर ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया। खोपकर ने कपिल शर्मा के शो की एक क्लिप भी शेयर की। यह वीडियो उस एपिसोड का है जिसमें शिल्पा शेट्टी, समिता सेठी, हुमा कुरैशी और उनके भाई शाकिब सलीम शामिल थे। क्लिप में हुमा कुरैशी अपने भाई के साथ रिश्ते की बात करते हुए कहती है कि वे बाहर से आए हैं और बॉम्बे के नहीं हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सिक्किम में लैंडस्लाइड, 4 की मौत, आगरा में 40 गांव डूबे। हिमाचल में बाढ़ बारिश से अब तक 380 की मौत। दरअसल दोस्तों, वेस्ट सिक्किम के यांगथांग के अपर रिब्बी इलाके में शुक्रवार रात लैंडस्लाइड हो गई। इसमें 4 लोगों की मौत हुई जबकि 3 लोग लापता हैं। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें तेज धार नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी चल रहा है। यूपी के आगरा में यमुना में बाढ़ आई है। यहाँ 25 कॉलोनियां और 40 गाँव में 2 से 5 फीट तक बाढ़ का पानी भर गया। इसके अलावा ताजमहल के पीछे बना पार्क पूरी तरह से डूब गया है। 5000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। वहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक बारिश और बाढ़ के कारण 380 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा 48 मौतें लैंडस्लाइड में हुई है। बादल फटने से 17 की मौत हुई। आज 3 नेशनल हाईवे समेत 500 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। वहीं दोस्तों, इसके अलावा आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे पुरानी स्वदेशी कार निर्माता कंपनी का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की सबसे पुरानी स्वदेशी कार निर्माता कंपनी का नाम, तो जल्दी से उसका नाम कमेंट में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब पता एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।